जनरल बाजवा के बहुत एहसान है, पीटीआई पे एहसान फरामोश ना बने। जनरल बाजवा पे अगर कोई बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। 4:15 तक पीटीआई के तमाम कीबोर्ड वॉरियर्स परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ ऐलान जिहाद कर देंगे। फूड पांडा वाला आया तो उसको फौरन रास्ता दे दिया। पीछे से लड़की ने बोला बेचारा को भूखा मर जाएगा जिससे इतनी देर का खाना मंगाया है। इसको कहते हैं माइंडसेट को हम कहते हैं यूपी। एम्बुलेंस को रोक दो और फूड पांडा को जाने दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने कल रात ही असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया और हमने देखा कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब भी खान साहब के साथ बैठे हुए थे। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने चौधरी गुलाम हुसैन साहब को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मुबश्शिर साहब जो बातें उन्होंने की हैं, मैं तो हैरान हूँ। मतलब कल तक तो आप साथ बैठे हुए थे और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो ये इसके बाद तो अब खान साहब और परवेज इलाही साहब साथ तो नहीं चल सकते। वैसे मुझे आज आपकी बॉडी लैंग्वेज वो लग रही है जो कल चौधरी परवेज लाई की थी रात को। बिल्कुल ही आप बिजी हुई हैं। ये क्या हो गया? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे उन्होंने पैसे थोड़ी देने। नहीं, आप अपना पीटीआई की सपोर्टर है, आपको पता है उनके लिए खास नाम भी है। लेकिन देखे कल भी जब चौधरी परवेज लाई बैठे हुए थे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उन तस्वीरों का और हुई थी रात को। लेकिन आज सुबह को अब ये चौधरी गुलाम हुसैन को इंटरव्यू दिया गया। अभी देखे तकरीबन 3:30 बजे दोपहर, तो इतवार का दिन है। मुझे नहीं कि चौधरी गुलाम हुसैन का प्रोग्राम जो इतनी सुबह चलता है, लेकिन वो आ भी गया और वो चल भी गया। इसका मतलब है कि नहीं, इसका मतलब है कि परवेज लाई ने खास तौर पे ये इंटरव्यू करवाया जाके और ऐसे एंकर के आगे करवाया है कि जिसने काउंटर सवालात नहीं करने थे, सिर्फ उनका नैरेटिव चलने देना था। तो अब आपने देखा वो एंकर कैसे चुप करके बैठे हुए थे, खुद परेशान थे, हैरान थे ये क्या हो रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वही थी जो अभी आपकी है रात को परवेज लाई। तो अब परवेज लाई ने 3 बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इंटरव्यू में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बहुत एहसान है, पीटीआई पे एहसान फरामोश ना बने। दूसरा, उन्होंने कहा जनरल बाजवा पे अगर कोई बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। तीसरा, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। बेसिकली आप ये देखें कि इमरान खान को जो है ना अब उसने रिस्पॉन्ड करना है और वो चौधरी परवेज लाई को नहीं रहने देगा पॉलिटिकली, ठीक है, जिस तरह से भी। और ट्रोल्स तो अभी से शुरू हो जाएंगे और आधे घंटे के बाद से। अभी 3:47 हुए, 3:30 और 3:45 के दरमियान का टाइम है। 4:15 तक पीटीआई के तमाम कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ ऐलान जिहाद कर देंगे। आप फिक्र ना करें। अच्छा, उसके बाद ये लड़ाई होनी है। अगले 2-3 जूतों में दाल बटनी है और असेंबली तहलील नहीं होनी जुमे के दिन। यानी इतना टाइम आना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो जाए या गवर्नर राज लग जाए या परवेज लाई जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार होकर दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो अब 4 चीजें होती हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि जुमे के दिन कम से कम पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व नहीं होती और जब पंजाब नहीं होगी तो महमूद खान भी नहीं करेंगे। आपने कल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख ली, कैसे बैठे हुए थे, पहले करो फिर भरो, ठीक है ना। तो अब ये खटिया में पड़ गया मामला। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, कल साथ क्यों बैठे हुए थे? फिर अगर हिम्मत थी तो कल ही बोलते हैं ना, साथ बैठ के बोलते। अब ये तो नहीं कि पहले आप साथ बैठ गए उसके बाद आपने पूरी भाई आप देखें ना कि 10 मिनट पहले तक तो मुशावरत हो रही थी। कल खिताब भी 8 मिनट लेट हुआ क्योंकि उनका अभी तक मशवरा हो रहा है। यानी ऐलान कब हुआ था? जब पिंडी में आए थे और अभी तक 10 मिनट तक पहले तक मशवरे ही होते रहे हैं। फिर इमरान खान ने आके वो एक पुरानी 14 साल पुरानी तकरीर की और आखिरी 3 मिनट जो तकरीर के थे वो किए उन्होंने। और वो भी जो उन्होंने टाइम दिया जुमे तक का, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये मुझे कुछ सीरियस नहीं लग रहा है। ये लग रहा है फेस सेविंग के भाई खुदा के लिए कुछ आगे करो, हमारे से मुज़ाकरात कर लो, कुछ कर लो। देखो मैंने आज तोड़ सकता था, वरना वहीं बैठ के कह रहे थे ना दोनों वज़राए आला कि हम अभी नोटिफिकेशन दे रहे हैं असेंबली तोड़ने का गवर्नर को, ठीक है, या रिटर्न नोटिस वहीं पे दिखा देते ताकि पूरी दुनिया गवाह होती है। उसके बाद वो कोई उनका कारिंदा जो है वो अपने अपने गवर्नर के पास ले जाता। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। अब ये परवेज लाई बोले हैं क्योंकि बहरहाल उनको रिएक्शन आया होगा। कल भी इमरान खान ने जो बातें की
परवेज लाई को सामने बैठा के की, महमूद खान को सामने बैठा के की, तो सिर्फ इमरान खान को तो उसका बोझ नहीं उठाना ना, फिर इन लोगों को भी उसका बोझ उठाना है, तो ये तो नहीं उठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सर उठाएंगे। खान साहब के पास वैसे ऑप्शंस क्या हैं परवेज इलाही के खिलाफ, वो कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते खान साहब, अब वो परवेज लाई के रहमो करम पे। देखिए उन्होंने धोखा तो दे दिया ना, एंड टाइम पे धोखा दिया खान साहब को। इमरान खान ने खुद सबको धोखा दिया, परवेज लाई ने इससे पहले जरदारी साहब को धोखा दिया, नवाज शरीफ को धोखा दिया, चौधरी शुजात को धोखा दिया, और लोगों को धोखा दिया। फिक्र ना करें, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, और गेम ऑफ थ्रोन्स जो है उसमें धोखे होते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स इसी तरह क्रम्बल होते हैं। सर मुझे तो ये हो रहा है खान साहब इतने बीमार थे, उन्होंने कल बुखार में तकरीर की है और अभी भी डॉक्टर्स ने तो आराम का मशवरा दिया। आपको लग रहा है उनको बुखार था और ये था कल जो खांसी थी, जुकाम था, बुखार था, नहीं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने आके तकरीर वो झूठ, क्योंकि कल परसों उनकी पेशियां आ रही है ना, तोशाखाना में भी, रेफरेंस में भी, और वो इलेक्शन कमीशन केसेस में भी, उन पेशियों को अब नहीं अटेंड करना ना, उनको ऑनर नहीं करना। 9 तारीख को भी पेशी है अगले महीने की, तो वो सारी अवॉइड करनी है। तो अब वो डेंगू का पहले बुखार चढ़ाएंगे 2 हफ्ते, फिर उसके बाद कोविड का बुखार होगा, फिर टांग का जख्म जो है खराब हो जाएगा, तो अगले 2-3 महीने इसी तरह गुजारते हैं ना महावेश। सर कहा जा रहा है कि तोशाखाना में खान साहब के खिलाफ कोई गवाह पेश हो सकता है, कुछ पता है कौन है वो गवाह? इनाम खान भी हो सकता है, इनाम खान के साथ दूसरा आदमी खुर्रम वो भी हो सकता है, और भी बड़े इनके अपने जाती मुलाजमीन हैं जो तैयार हैं गवाहियां देने को। एक इनका पुराना गार्ड भी तैयार है जिसको बेगम साहिबा ने बुरा भला कह के निकाला था घर से, तो वो भी बता सकता है। तो काफी लोग हैं, फिक्र ना करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, परवेज लाई ना बने। सर उनको ये कहा है कि सर ये सुनने में आ रहा है कि खान साहब को उनके किसी रूहानी पेशवा ने कहा है कि अभी आप जो है वो पेशियां ना भुगतें, बाहर ना जाएं, कुछ दिन घर में ही आराम करें। रूहानी पेशवा कौन है उनका? बुशरा बेगम के अलावा वो तो खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि यार मेरी वो स्पिरिचुअल गाइड है, मेरी वो स्पिरिचुअल एंकर हैं, यानी मैं उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस लेता हूँ, तो उन्होंने कहा है। तो वो इसका तो बेगम साहिबा का बात, इंसान अपनी बीवी से मशवरे लेता है ना, मेरा शौहर भी लेता है जी। आपका शौहर आपसे कोई मशवरे नहीं लेता, अगर वो सियासत कर रहा होता फिर मैं देखता क्या मशवरे लेता। सर वो तब भी लेता है मुझसे मशवरे, घर के अहम फैसले मेरे बगैर नहीं हो सकते ना, सियासत। घर के अहम फैसले आपके बगैर कैसे हो सकते, वो तो नहीं होंगे, आई एग्री। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं कि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं इनको लोग यूथियास क्यों कहते हैं? मतलब इतना फजूल वर्ड है, इस तरह की बात करने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि वो यूथ जो मिसगाइडेड हो, जो बगैर दलील के बात करे, जो बगैर सोचे समझे, बगैर ये, अब आपको लॉजिक समझाता हूँ इसमें लॉजिक क्या कि लिबर्टी मार्केट में मैंने सुना कि जुलूस निकला हुआ था ना जब, तो एम्बुलेंस को रोक दिया उन्होंने वहां पे कि दूसरी सड़क से जाओ। ये भी हम मुल्क वेंटिलेटर पे हम उसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ एक मरीज की बात नहीं। लेकिन एक वो फूड पांडा वाला आया तो उसको फौरन रास्ता दे दिया। पीछे से लड़की ने बोला बेचारा को भूखा मर जाएगा जिससे इतनी देर का खाना मंगाया हुआ है। तो ये इसको कहते हैं माइंडसेट को हम कहते हैं एम्बुलेंस को रोक दो और फूड पांडा को जाने दो। बेसिकली प्रायोरिटीज आर टोटली मिक्स्ड अप एंड कनकॉर्डेड कि मुल्क बचाओ, इंडिविजुअल नहीं बचाते यार, मुल्क बचाते हैं। सर लेकिन फिर भी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप किसी को पटवारी कहती हैं, आप किसी को कुछ तो मैं नहीं कहती, मैं इस तरह की वर्ड, मेरा मतलब है कि ये कल्चर जब आप बनाते हैं गाली, बिल्कुल बिल्कुल ये कल्चर ही तो फिर रिटर्न में गाली आएगी ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल ऐसा। और मैं ये कहती हूँ अगर कोई ऐसे वर्ड्स बोल भी रहा है तो आप आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करें, आप ऐसे वर्ड्स नहीं बोलें। ठीक है जी, मैं किसी को यूतिया नहीं कह रहा। जी सर प्लीज। अच्छा यूतिया को भी यूतिया नहीं कह रहा। जी सर प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब जाहिर है कल जब खान साहब ने ऐलान किया तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज कि वो कोई काउंटर एक्शन कर सके इस सब के खिलाफ। लेकिन ये जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू सामने आ गया उसके बाद मुझे लगता है और तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यही है मुझे भी ये लगता है। लेकिन वैसे मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट की जगह होता तो मैं कुछ ना करता, असेंबली तोड़ने देता। अच्छा। और मैं उसको कहता कि कैरी आउट जो भी करना, क्योंकि इलेक्शन तो फिर उसी जगह पे होने हैं ना, और ये बाई इलेक्शंस होने हैं और पीटीआई
का कबाड़ा निकल जाता है कि अब आपको पता है एक एवरेज एमपीए का इलेक्शन जो है ना 20 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो यानी अभी इलेक्शन करें और 8 महीने के बाद जनरल इलेक्शन हो जाए दोबारा से, तो 40-40, 50-50 करोड़ जब एक आदमी को खर्च करना पड़ेगा ना, तो वो इमरान खान को इन बड़े-बड़े अल्फाज में कहेगा यूथिया, ठीक है ना, सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, वो लोग भी कहेंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी। सर, मरियम औरंगजेब ने भी एक सवाल उठाया, वो कह रही है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने NRO 2 दिया था तो फिर आपने उनको तौसीह क्यों दी? शायद तौसीह देने के बाद दिया होगा NRO 2। नई बात यह है कि तौसीह का तो तुक नहीं ना था, देखा ना, उस वक्त तौसीह की वजह क्या थी? तौसीह की वजह यही थी ना कि तुम हमारी हुकूमत को स्ट्रेंथन करके रखो, तुम हमें बजट्स पास करा दो, हमारे बाकी सारे काम कर दो, हमें कोalition बना के इलेक्शन में उतार देना, और फिर हम जब दोबारा ओथ लेंगे तो फिर तुम उसके बाद घर चले जाना, बेशक हम फिर आके जनरल फैज को बना देंगे, ठीक है ना, यही था ना बेसिकली। अब इमरान खान ज्यादती कर रहे हैं, वो तो ये भी कहते थे, आपको मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि अगर मेरा DGI सही है, मेरा आर्मी चीफ मुझे डिक्टेट करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन, मैं सबक सिखा दूंगा, आई एम द बॉस। अब आके वो ये पोर्ट्रे करते हैं कि जनाब वो मैं तो दूध पीता बच्चा था, मैं तो फीडर से दूध पी रहा था, तो रोटी को चूची कहता था। फिर वो ये यानी 8 महीने पहले तक तो कहते कि वी आर ऑन द सेम पेज, और उनसे बड़ा जमहूरियत को पसंद करने वाला कोई नहीं है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बाजवा हमारे आर्मी के चीफ हैं। तो इमरान खान की कौन सी वाली बात का यकीन करें, पहले ये फैसला कर लें, उसके बाद उस पर बात कर लेंगे। सर, परवेज लाई साहब ने एक और बात भी की है जनरल फैज के हवाले से। वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हैं हमारे साथ, हमारे खिलाफ थे, लेकिन खान साहब तो जनरल फैज की तारीफें करते थे। खान साहब के साथ थे वो अपना जनरल फैज, लेकिन जनरल फैज ने बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, सिर्फ परवेज लाई के साथ नहीं की, और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी खुल रही हैं। और जनरल फैज ने तो अपने हल्के वालों के साथ ज्यादतियां की, जब उन्होंने वहाँ पे खुद बकौल उनके हल्के वालों के उन्होंने 1 बिलियन वहाँ पे रिलीज करवा दिया, पता नहीं किस कैपेसिटी में उन्होंने रिलीज करवाया। उन्होंने वो जो सड़क बनाई, फिर उसको सड़क को चकवाल में प्राइवेट रोड कर दिया कि उनके घर के अलावा कोई गाड़ी नहीं जाएगी वहां से सरकारी रोड के ऊपर। फिर आप उनका फार्म हाउस देखें, उस फार्म हाउस के अंदर होने वाला खर्चा देखें, तो अभी तो जनरल फैज ने बहुत लोगों के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती की, नेशनल एक्सचेकर के साथ ज्यादती की। उनके ऊपर अभी खुलेंगे, बहुत कुछ खुलेगा अभी। सर, लेकिन खान साहब के पास अब कोई सियासी कार्ड बचा है? क्योंकि अब तो परवेज लाई साहब ने धोखा दे दिया, तो अगर ये असम्बलियां तहलील करने वाला ऑप्शन भी नाकाम जाता है तो फिर खान साहब क्या कर सकते हैं? बस अब जमाइमा को बीमार होना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देंगे खान साहब के, जी मेरी बच्चों की माँ जो है बीमार हो गई है, बच्चे मेरे तनहा हो गए हैं, तो मुझे जाना है उसकी तीमारदारी के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए, तो अदालत मुझे इजाजत है। हमने भी मियां नवाज शरीफ को इसी तरह जाने दिया था, बस यही एक तरीका रह गया। अब तो देखे ना, बंद गली में तो खुद आ गए ना, किसी को तो ब्लेम नहीं करना। जब आप सियासत में 2 चीजें नहीं होती महावेश, याद रखें, जो भी स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, हमने अपने तजुर्बे से ये देखा है कि सियासत में आप थ्रेट नहीं करते और आप अल्टीमेट कोई डेडलाइन नहीं देते, क्योंकि ये मैंने सीखा था जब मुशर्रफ ने कहा था ना, को टाइम दिया उन्होंने 3 साल बाद का कि जी वो फला दिसंबर में मैं वर्दी उतार दूंगा, तो थिंकिंग का भी 3 साल तो बड़ी दूर है, जब आएगा तो देखी जाएगी, बट वो टाइम आ जाता है, वो दिसंबर आ गया, फिर अब वर्दी उतारनी पड़ गई, अब फिर ताकत खत्म हो गई उनकी। तो सियासत में जब आप टाइमलाइन देते हैं ना, तो एक दिन वो टाइम आ जाता है, आप समझते हैं अभी बड़ी दूर है, तब तक आई थिंक ऑफ समथिंग, वो नहीं हो सकता। दूसरा, आप उस लेवल पे आके अगले को थ्रेट नहीं देते कि अगला कहता है अच्छा यार कर ला जो करना है, फिर देखी जाएगी, एक बार ये हो जाए जो होना है। तो खान साहब वो दोनों चीजें कर चुके हैं और बार बार कर चुकी हैं, और इनके जो मुखालिफिन हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो आज तो उन्होंने सियासत में नहीं आए, उन्होंने 6-6 इलेक्शन लड़े हुए हैं, 8-8 इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी कोalitions भुगताई हैं, कितनी बारी उनकी हुकूमतें टूटी हैं। तो वो ये सारे उतार चढ़ाव और असरार रमूज इनसे वो वाकिफ हैं। उनको आप क्या इस बात की थ्रेट दे रहे हैं? यानी जो आदमी जो है ना, वो रोज ओपनिंग बैट्समैन हो किसी टीम का, उसको आप कहें कि मैं जो है ना बड़ी अच्छी बॉलिंग करूंगा, वो डर जाएगा, ऐसे नहीं, वो बेहतर खेलेगा, आपको संभल के खेलेगा आपको, ठीक है। क्या आप कह रहे हैं मैं 1 ओवर में आउट कर दूंगा, तो वो 1 ओवर तो 6 बॉलों के बाद खत्म हो जाएगा, वो तो आउट अगर ना हुआ तो फिर आपकी बात झूठी होगी,
सर लेकिन शेख साहब तो कहते हैं कि पंजाब में ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, ना कोई गवर्नर राज लग सकता है। वो तो कह रहे हैं कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे। शेख साहब इतने पुरुमीद नजर आएंगे परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद? शेख साहब को तो बयान देना है ना, कल कुछ और बयान दे देंगे, कल वो सिर्फ ये दे देंगे परवेज इलाही से मुझे उम्मीद नहीं थी, अब परवेज इलाही और कुछ ना बोले वरना मैं बोलूंगा, मैं जवाब दूंगा। कल उनका इस टाइप का बयान आ जाएगा, फिर हमने क्या करना। दैट इज शेख फॉर यू। देखे दो लोग, एक शेख रशीद और एक फवाद, इन दोनों को कोई किसी न किसी हाल में खबर में रहना है। तो क्या करें बेचारे, उनको गैस हो जाती है अगर वो ना दे बयान तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर खान साहब तो चाह रहे थे कि इलेक्शंस जल्दी हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि शायद अगले साल भी इलेक्शंस पॉसिबल ना हो क्योंकि रायशुमारी में ताखीर हो रही है। देखें सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा, जब तक डिजिटल ये रायशुमारी नहीं हो जाएगी, और उसको करने के लिए आपको कई बिलियन का आपको खर्चा चाहिए। उसके बाद इलेक्शंस के लिए आपको 30-35 बिलियन आपको चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है और इलेक्शन कमीशन को आप नहीं देते तो उससे इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत ने उसको पैसे देने हैं। अच्छा, जब इन टाइम जब तक रायशुमारी नहीं कंप्लीट होती माविश, तब तक नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। तो जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी तो तमाम बाकी सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देंगी कि उन सबको उन हल्का बंदियों पे तहफ़्फ़ुज़ात है और सबकी अपनी एप्लीकेशन है कि इसको दोबारा किया जाए। तो अब सिर्फ खान साहब की ख्वाहिशात के अगर तो मुल्क नहीं घूम सकता। लेकिन हल्का बंदियों वाली बात बड़े सवालों से हो रही है। इलेक्शन कमीशन करता क्या? इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि ये वाली इलेक्शन कमीशन जो है वो बगैर पैसों को तो इलेक्शन नहीं कर सकता ना, पैसे तो उसको हुकूमत ने देने हैं ना। वो अपनी जेब से या अपने क्रेडिट कार्ड से तो नहीं उसने इलेक्शन करवाना ना कि मेरा कार्ड है मैं इसको अब चला रहा हूँ। सर पीआईए की ज़ेरे मलकियत जो रोज वरे होटल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे बेचा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ये कि ख्वाजा साद रफीक ने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया इसको नहीं बेचा जा रहा। अच्छा। दूसरी बात यह कि ये बेकार की बातें हैं। अगर उसको बेच के पीआईए को आप $800-900 मिलियन $1 बिलियन दे सकते हैं और पीआईए जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर बोझ कम बनती है, तो इसमें क्या मुज़ाहिका, क्या प्रॉब्लम है? इन प्रॉपर्टीज को बनाने का मतलब होता है कि किसी दिन आपकी वो एक सेफ्टी नेट होता है और आप उनको डिस्पोज ऑफ करके आप उनको अपने काम में ला सकते हैं। रूजवेल्ट को अगर आप और नहीं खोलते 6 महीने तो वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाएगी और आपकी हुकूमत से भी ले ली जाएगी, किसी के हाथ में नहीं रहेगा। फिर अच्छे रहेंगे कि हमने नहीं बेचा, बस अमेरिकन गवर्नमेंट ने धांधली की और हमसे जबरदस्ती ले लिया। उसका नाम रूजवेल्ट है, वहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ठहरा हुआ है, उसकी स्वीट जो प्रेसिडेंशियल स्वीट उसका नाम रूजवेल्ट स्वीट है और उसको उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है जिस जमाने में वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के जमाने में थी। दैट इज वाई उसको वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। अभी अगर आपको उसके $800-900 मिलियन या $1 बिलियन मिलता है तो दे दें, क्या फर्क। और मैं तो कहता हूँ कि जितनी आपकी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो हमारे से तकरीबन 1400-1500 बिलियन साल का खा रही हैं, चाहे उसमें स्टील में है, चाहे उसमें रेलवे है, चाहे उसमें और 4-5 ऐसी हैं, और भाई इनको 1-1 रुपए बेचो इनको, क्योंकि जब हर ऑर्गेनाइजेशन 500 बिलियन खा रही है ना तो एक्चुअली 1 रुपए में तो नहीं आप बेच रहे ना, आपने तो 500 बिलियन पर एनम पे उसको बेचा कि हर साल हमारा 500 बिलियन जो है ना वो हमें मिलेगा। तो जो आपका खर्च नहीं हो रहा, और वो आप फिर आप देखें लोगों की तनख्वाहें लेट हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट हैं, लोगों की पेंशन लेट है कई जगहों पे, आपके पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, आपका कोई एक्सपोर्ट के लिए आपकी एलसी खुलना मुहाल हुआ है, और हम यहाँ पे रूजवेल्ट होटल को पकड़ के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की फिक्र नहीं, हमें रूजवेल्ट होटल की फिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर अब ट्विटर देखते हैं क्योंकि ट्विटर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।